हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द नोवेल एक्सप्लोरर के इस कहानियों की दुनिया में। कहानी की तरफ जाने से पहले ये जान लो कि ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और आपकी ज़िंदगी से इसका कोई सीधा संबंध नहीं है, तो आनंद लीजिए कहानी का। अध्याय 63। मैंने लगभग कपूर आंटी को लाइव प्रसारण दे दिया। अनन्या कपूर की आवाज़ सुनकर रिया कपूर, खुशी कपूर और आयशा वर्मा सभी स्तब्ध रह गईं। पूरा 5 मिनट बीत गया। खुशी कपूर ने मूर्खतापूर्ण ढंग से कहा, क्या ये खत्म हो गया? अब हमें भविष्य में क्या करना है? रिया कपूर ने यह सुनकर आखिरकार होश में आई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ उठाया। ये देखकर आयशा वर्मा ने जल्दी से उसे रोक लिया। चौथी बहन, तुम क्या करने जा रही हो? और क्या कर सकती हूँ? बेशक, अंदर घुसना, रिया कपूर ने चिंतित होकर कहा। जल्दबाजी मत करो। आयशा वर्मा ने रिया कपूर को रोका और समझाया, अब हम अंदर घुसकर कुछ भी हल नहीं कर सकते। अगर अनन्या दीदी और साहिल खन्ना का कुछ हुआ है तो अब ये खत्म हो चुका है। तुम अंदर जाकर कुछ नहीं कर पाओगी, लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ है तो तुम अंदर जाकर क्या कहोगी? चौथी बहन, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती। तुम्हें परिणामों के बारे में सोचना होगा। अगर तुम जल्दबाजी में अंदर गईं और देखा कि अनन्या दीदी और साहिल खन्ना ठीक हैं, पहला, इससे अनन्या दीदी को शर्मिंदगी होगी। दूसरा, इससे साहिल खन्ना को शर्मिंदगी होगी। अगर तुमने दोनों को एक साथ शर्मिंदा किया तो तुम्हारा रिश्ता प्रभावित होगा। इन शब्दों को कहना आयशा वर्मा के लिए वाकई मुश्किल था। वास्तव में उसका दिल आग की तरह जल रहा था, लेकिन वह आवेगी नहीं थी और रिया कपूर को रोक सकी। ये वाकई आसान नहीं था। आयशा वर्मा के शब्द सुनकर रिया कपूर धीरे धीरे शांत हुई। वास्तव में वह अब अंदर घुसने वाली थी, जो सिर्फ नुकसानदायक होती और कोई फायदा नहीं होता, लेकिन उसे अंदर जाने की अनुमति नहीं थी और वह असहज महसूस कर रही थी। आयशा, तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? रिया कपूर ने घबराहट में पूछा। आयशा वर्मा ने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया। मौजूदा स्थिति के बारे में सोचते हुए कुछ पल बाद उसने गंभीरता से कहा, अब हम केवल इंतजार कर सकते हैं। अनन्या दीदी को अभी आधा घंटा बाकी है। जब वह बाहर आएगी, चौथी बहन, तुम अंदर जाओ। उस समय घर के माहौल को ध्यान से देखो, क्या तुम्हें सब कुछ समझ नहीं आएगा? रिया कपूर ने ये सुना। उसकी आंखें चमक उठी। हाँ, तुमने सही कहा। थोड़ा इंतजार करो, मैं खुद अंदर जाकर देखूंगी और मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। हालांकि तुमने कहा कि अनन्या दीदी वाकई साहिल खन्ना के साथ हैं, एक्स। आयशा ने सिर हिलाया। दरअसल मुझे विश्वास नहीं होता। अनन्या दीदी के चरित्र के आधार पर वह ऐसी बात नहीं कर सकती। और अनन्या दीदी खुद को बड़ा मानती हैं और साहिल खन्ना को अपना छोटा भाई मानती हैं। वह साहिल खन्ना के साथ कभी कुछ नहीं करेंगी। यहाँ तक कि अगर भविष्य में ऐसा होता है तो ये तभी होगा जब रिश्ता एक निश्चित स्तर तक पहुँचेगा और इसके लिए माहौल और वातावरण की भी जरूरत होगी। यह अभी निश्चित रूप से नहीं होगा। आयशा ने स्पष्ट और तार्किक ढंग से विश्लेषण किया। सतह पर वह रिया कपूर को सांत्वना दे रही थी, लेकिन वास्तव में वह खुद को ज्यादा सांत्वना दे रही थी। बस ये सोचकर कि अनन्या कपूर और साहिल खन्ना के बीच कुछ हुआ है, आयशा को लगा कि उसकी छाती में रुकावट है। यह एहसास वाकई असहज था। हाँ, तुम सही कह रही हो। रिया कपूर ने बार बार सिर हिलाया। मुझे भी नहीं लगता कि अनन्या दीदी इतनी जल्दबाजी करेंगी। अगर तुम तीसरी बहन होती तो ऐसी बात संभव हो सकती थी। रिया, अनन्या दीदी के बारे में तुम मेरे बारे में क्या कह रही हो? खुशी कपूर ने दुखी होकर होंठ सिकुड़े। हालांकि वह जानती थी कि वह आसानी से भावुक हो जाती है, फिर भी वह नहीं चाहती थी कि रिया कपूर उसे नकारात्मक उदाहरण के रूप में देखे। मैं तो बस एक उदाहरण दे रही थी। रिया कपूर ने कुछ गहरी सांसें लीं। अब हमें शांत हो जाना चाहिए। अब हमें लड़ने का समय है। तुम खुद शांत हो जाओ, मैंने कुछ नहीं किया, खुशी कपूर ने हल्के से कहा। खुशी कपूर को वाकई कुछ महसूस नहीं हुआ। भले ही अनन्या कपूर का वास्तव में साहिल खन्ना के साथ कुछ हो, वह इसे स्वीकार कर लेगी। ये कहना नहीं है कि खुशी कपूर को साहिल खन्ना की परवाह नहीं है, बल्कि इसलिए कि उसका दिल बड़ा है। उसकी राय में जब तक साहिल खन्ना इस घर में है, वह हर दिन साहिल खन्ना को देख सकती है। इसलिए वह इस बात की ज़्यादा परवाह नहीं करती कि साहिल खन्ना उसकी बहन के साथ है या नहीं। बेशक इस तरह का बड़ा दिल केवल उनकी बहनों तक सीमित है। अगर यह कोई बाहरी व्यक्ति होता तो खुशी कपूर इसे स्वीकार नहीं कर सकती थी। रिया कपूर अपनी तीसरी बहन को बहुत अच्छी तरह जानती थी। उसने असहाय होकर आंखें घुमाईं। तुम्हारा दिल अभी भी उतना ही बड़ा है। यह नहीं कि मेरा दिल बड़ा है, ये तुम्हारा दिल छोटा है। जब तुम छोटी थी तो तुम्हारे स्नैक्स छीन लिए जाते थे, तुम घंटों रो सकती थी। अब तो बात इंसान के छीने जाने की है, खुशी कपूर ने जवाब दिया। लेकिन गठबंधन की वैध कमांडर, तुम मुझ पर हमला करने की हिम्मत करती हो? रिया कपूर ने अपनी खूबसूरत आंखें चौड़ी की और खुशी कपूर को घूरा। वैध कमांडर होने से क्या हुआ? अध्याय 64। कपूर आंटी का देवी सहयोग। माँ, आप यहाँ क्यों हैं?
अनन्या कपूर ने मीरा कपूर को देखकर अपनी खूबसूरत आंखों में आश्चर्य के साथ कहा। साथ ही वह बेहद शर्मिंदा थी। माँ का भाई, क्या उसने अभी साहिल खन्ना के साथ हुई घटना को देख लिया? अगर ऐसा है तो मुझे क्या करना चाहिए? अनन्या कपूर बहुत शर्मिंदा थी। वह चाहती थी कि जमीन में कोई दरार मिले और वह उसमें छिप जाए। वह बचपन से कभी इतनी शर्मिंदा नहीं हुई थी। मैं बस यूं ही गुजर रही थी। मेरे पास और कोई काम नहीं था। अनन्या, साहिल, ज़्यादा मत सोचो। मैंने कुछ नहीं देखा और कुछ नहीं सुना। मीरा कपूर ने अनन्या कपूर और साहिल खन्ना को शर्मिंदा देखा। जल्दी से समझाने लगी, लेकिन उसका समझाना न समझाने से बेहतर था। तुमने कहा कि बस गुजर रही थी। तुम दूसरी मंजिल पर रहती हो। ये तीसरी मंजिल है। तुम यहाँ से कैसे गुजर सकती हो? कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। क्या ये यहाँ 300 तालों का चांदी नहीं है? ये सुनकर साहिल खन्ना ने कड़वाहट से मुस्कुराया और प्रिया कपूर ने भी सिरदर्द के साथ अपनी कनपटी दबाए। अनन्या कपूर की तो बात ही मत करो, वह एक पल भी वहां नहीं रुक सकी। माँ, मुझे थोड़ी तबीयत खराब है, मैं पहले जाती हूँ। ये कहकर अनन्या कपूर ने अपना चेहरा ढक लिया और बाहर भाग गई। अनन्या, मत जाओ, तुम और साहिल का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। मीरा कपूर ने अनन्या कपूर की पीठ की ओर चिल्लाया। ये सुनकर अनन्या कपूर लगभग जमीन पर गिर पड़ी। सौभाग्य से उसने दीवार पर हाथ रखा, वरना वह गिर जाती। साहिल खन्ना ने दुखी होकर अपनी माथे पर थपथपाया। कपूर आंटी, आप ऐसा सहयोग कैसे कर सकती हैं? आपने ऐसा कहा। क्या अनन्या दीदी अब वापस नहीं आएगी? मैं भी नशे में हूँ। बगल में खड़ी प्रिया कपूर भी बहुत असहाय थी। उसने कड़वाहट से मुस्कुराया। माँ, भविष्य में दूसरों को मध्यस्थ बनने न दें। अरे क्यों? मीरा कपूर ने प्रिया कपूर को संदेह के साथ देखा। ये स्पष्ट नहीं है कि आप ठीक हैं। प्रिया कपूर हंसी। अगर आप मध्यस्थ बनकर लाइन खींचती हैं तो लोग इसे बना सकते हैं और आप अलविदा कह सकती हैं। ठीक है, तुम छोटी लड़की, मैंने सुना कि तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। मीरा कपूर ने अपना हाथ उठाया और प्रिया कपूर का कान पकड़ लिया। बात यह है कि यह सब तुम्हारी गलती है। मैं यहाँ चुपके से सुन रही थी। तुम्हें मुझे बुलाना पड़ा इतनी जोर से। अगर तुम न होती तो क्या मैं उन्हें चौंका सकती थी? उसने प्रिया कपूर के कानों में फुसफुसाया। तुम थोड़ा अनुचित हो। तुम कह रही हो क्या तुम्हारा चुपके से सुनना उचित है? मीरा कपूर शब्दों के लिए हारी। वह भी जानती थी कि चुपके से सुनना गलत था, लेकिन एक माँ के रूप में मीरा कपूर यह स्वीकार नहीं करेगी कि वह गलत थी। किसने कहा कि मैं चुपके से सुन रही थी? मैं साहिल और अनन्या की परवाह करती हूँ। अगर वे इसे ठीक कर सकते हैं तो मुझे दिल का दौरा पड़ने वाला है। क्या मैं परवाह नहीं कर सकती? ये सुनकर प्रिया कपूर स्तब्ध रह गई। उसने सोचा, तो माँ को वाकई अनन्या दीदी और साहिल को जोड़ने का इरादा है। यह मामला थोड़ा जटिल है। अगर माँ के इरादों का पता रिया, खुशी और आयशा को चल गया, क्या वे इसे स्वीकार कर पाएंगे? माय गॉड, ये और भी उलझता जा रहा है। इस जटिल भावनात्मक रेखा के बारे में सोचकर प्रिया कपूर का आईक्यू कितना भी ऊंचा हो, उसे अनिवार्य रूप से सिरदर्द हो गया। माँ, इस बारे में बाद में बात करते हैं। साहिल अभी भी यहाँ है। प्रिया कपूर को डर था, साहिल खन्ना ज़्यादा सोचेगा। सोचकर उसने पलटकर देखा। तुम अकेले में क्या बात करना चाहती हो? मैंने पहले ही साहिल से यह बात कर ली है। मीरा कपूर ने कहा। साहिल को डर था कि तुम विरोध करोगी। मैंने इसे नहीं उठाया, वरना मैं तुम्हारे लिए पहले ही एक मीटिंग आयोजित कर चुकी होती। क्या साहिल को पता है? प्रिया कपूर ने अपनी खूबसूरत आंखों से साहिल खन्ना को आश्चर्य से देखा। उसकी मदद करने वाली देवी दबाव से भरी थी। साहिल खन्ना बहुत शर्मिंदा था। उसने सिर उठाया, सिर हिलाया और इधर-उधर देखा। प्रिया कपूर को सीधे देखना आसान नहीं था और साथ ही वह अपने दिल में उदास था। कपूर आंटी, आप सब कुछ क्यों बता रही हैं? आप मुझे मार रही हैं? प्रिया कपूर ने साहिल खन्ना के चेहरे का भाव देखा और तुरंत समझ गई। साहिल, तुम बहुत गहरे छिपे हो। तुमने और मेरी माँ ने मिलकर हमें मूर्ख बनाया है ना? नहीं, साहिल खन्ना ने जल्दी से हाथ हिलाया। दूसरी दीदी, गलत मत समझो। ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। ये देखकर कि प्रिया कपूर थोड़ा नाराज थी, साहिल खन्ना को पता था कि अगर वह नहीं समझाता तो यह संभव नहीं होगा। उसने जल्दी से 2 कदम बढ़ाए और प्रिया कपूर के पास आया। उसने समझाया, ये सच है कि कपूर आंटी ने मुझसे पहले इस बारे में बात की थी, लेकिन मैंने सहमति नहीं दी। मैंने कपूर आंटी से बात की। भावनात्मक मामलों के लिए दोनों की सहमति होनी चाहिए। इसे जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। इसलिए मैंने कपूर आंटी से अनुरोध किया कि वह तुम्हें इसके बारे में पहले न बताए। मैंने कभी तुम में से किसी को धोखा देने का नहीं सोचा। सच में? प्रिया कपूर ने भौहें सिकोड़ी। गंभीर स्वर में कहा, तुम चाहो या न चाहो, अब यह मामला हमें धोखा दे चुका है और अब चीजें बहुत गंभीर हो रही हैं और मुझे लगता है कि तुम भी इसे महसूस कर रहे हो। रिया, खुशी और आयशा, सभी को तुम्हारे लिए विशेष भावनाएं हैं। तुम इसका अंत कैसे करने की योजना बना रहे हो?
क्या ये संभव है कि तुम हम सभी को स्वीकार कर लोगे? प्रिया कपूर के शब्द सुनकर साहिल खन्ना ने सोचा, सबसे अच्छा होगा अगर तुम सभी को स्वीकार कर लो। बेशक साहिल खन्ना ने इसे सीधे कहने की हिम्मत नहीं की। अगर उसने कहा तो यह आत्मविनाश होगा। दूसरी दीदी, तुम मुझ पर विश्वास करो या नहीं, मेरे पास वाकई तुम्हें धोखा देने का कोई इरादा नहीं है। साहिल खन्ना ने मीरा कपूर की ओर देखा। कपूर आंटी यह कह सकती हैं। साहिल खन्ना ने मीरा कपूर की ओर आंख मारी। वह चाहता था कि मीरा कपूर उसकी मदद करे। हालांकि मीरा कपूर का ध्यान पूरी तरह से यहाँ नहीं था। उसने साहिल खन्ना को देखा और आश्चर्य से कहा, साहिल, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने शक्तिशाली हो। 3 दिन से भी कम समय में रिया, खुशी और आयशा सभी को तुम पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। अब मैं पूरी तरह से निश्चिंत हूँ। और साहिल, बताओ तुम किसे चुनने जा रहे हो? ये सुनकर साहिल खन्ना लगभग रो पड़ा। कपूर आंटी, अब इस बारे में बात करने का समय नहीं है। क्या आप मुख्य बिंदु चुन सकती हैं? मुख्य बिंदु? मीरा कपूर ने सिर झुकाकर सोचा। हाँ, मुझे अभी भी लगता है कि अनन्या उपयुक्त है। रिया, खुशी और आयशा अभी परिपक्व नहीं है और अनन्या सबसे उपयुक्त है। साहिल, मैं अनन्या से बात करूंगी, तुम और प्रिया पहले बात करो। ये कहकर मीरा कपूर बाहर चली गई। कपूर आंटी, मत जाओ, मेरा मतलब वह नहीं था। साहिल खन्ना उसका पीछा करने वाला था, लेकिन 2 कदम चलते ही प्रिया कपूर ने उसे रोक लिया। प्रिया कपूर ने सीधे साहिल खन्ना को देखा। उसने पीछे मुड़कर दरवाजा बंद किया, ताला लगा दिया। हाँ, दूसरी दीदी, तुम दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? साहिल खन्ना ने अजीब तरह से हंसा। क्या बात कर रहे हो? अगर तुमने आज मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया तो इस दरवाजे से बाहर मत निकलना। प्रिया कपूर ने साहिल खन्ना को गुस्से से घूरा। प्रिया कपूर को वाकई उम्मीद नहीं थी कि वह जिसे साधारण और दयालु छोटा भाई समझती थी, उसने उसकी मां के साथ मिलकर उनकी भावनाओं को धोखा दिया, जो वाकई उसके लिए थोड़ा अस्वीकार्य था। साहिल खन्ना ने असहाय होकर कंधे उचकाए। दूसरी दीदी, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैंने पहले कहा था, मेरा तुम्हें धोखा देने का कोई इरादा नहीं है। ठीक है, धोखा देने की बात छोड़ो, बताओ, प्रिया कपूर ने गहरे स्वर में पूछा, अब तुम इसका समाधान कैसे करने की योजना बना रहे हो? अनन्या दीदी, खुशी, रिया, आयशा, तुम कैसे चुनने की योजना बना रहे हो? मैं भी देख सकती हूँ। माँ ने तुम्हें अपना दामाद बनाने का दृढ़ निश्चय किया है। अब उन्हें भी तुम्हारे लिए भावनाएं हैं। तुम भी स्वतंत्र रूप से एक को चुन सकते हो। तुम्हारे चुनने के बाद यह मामला खत्म हो जाएगा। साहिल खन्ना ने प्रिया कपूर को देखा, कुछ सेकंड के लिए सोचा और फिर पूछा, दूसरी दीदी, क्या तुम गंभीर हो? तुम्हें क्या लगता है? प्रिया कपूर ने आंखें घुमाईं। ठीक है, फिर मैं तुम्हें चुनता हूँ। क्या? प्रिया कपूर चौंक गई। उसके विकल्पों में ऐसा कोई जवाब नहीं था। मैं। प्रिया कपूर जैसे ही बोलने वाली थी, साहिल खन्ना ने तेजी से एक कदम बढ़ाया। उसने प्रिया कपूर की कमर को अपनी बाहों में लपेट लिया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। तुरंत बाद, इससे पहले कि प्रिया कपूर प्रतिक्रिया दे पाती, साहिल खन्ना ने अपने होंठ उस पर रख दिए। जबरदस्त चुंबन की लहर आए। प्रिया कपूर ने अपनी खूबसूरत आंखें चौड़ी कीं। वह पूरी तरह से स्तब्ध थी। प्रिया कपूर को स्तब्ध देखकर साहिल खन्ना ने अपने दिल में गर्व से कहा, जब दबंग होने का समय हो तो दबंग होना पड़ता है, वरना पहल करने का कोई फायदा नहीं। दूसरी दीदी, मुझे खेद है। जब मैं तुम्हें जीत लूंगा तब फिर बात करेंगे। अध्याय 65, सच बताओ, प्रिया कपूर का निर्णय। साहिल खन्ना द्वारा कुछ सेकंड तक चुंबन किए जाने के बाद प्रिया कपूर आखिरकार होश में आई। उसने अपनी खूबसूरत आंखें चौड़ी कीं। उसकी आंखों में घबराहट और आश्चर्य था। उसने साहिल खन्ना से छुटकारा पाने के लिए कड़ा संघर्ष किया। बहुत प्रयास के बाद वह छूट पाए। धीरे धीरे प्रिया कपूर का प्रतिरोध कम होता गया। यह अंततः शांत हो गया। शांति में थोड़ा स्वीकार्य भाव था। स्वीकार्य भाव में कुछ लालिमा थी। प्रिया कपूर को समझ नहीं आया कि उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा था। साहिल खन्ना की आंखें सिकुड़ी। प्रिया कपूर की भावनाओं को धीरे धीरे शांत होते देखकर वह बहुत गर्व महसूस कर रहा था। हाय, एक अंतर्मुखी महिला, तुम्हें इस तरह का तरीका इस्तेमाल करना पड़ता है। अब ये काफ़ी नहीं है। तब तक इंतजार करो जब तक वह पूरी तरह से चुंबन से उबर न जाए। ये स्वाद वाकई सुगंधित और मीठा है। गर्माहट जारी रही। कुछ समय तक प्रिया कपूर का दिमाग खाली था। उसे ये भी नहीं पता था कि वह क्या कर रही थी। हालांकि उसने अपनी वर्तमान स्थिति को अस्वीकार नहीं किया, बल्कि उसे और अधिक आनंद लेने लगी और उसका दिल बदल गया। पता नहीं कितना समय बीता, साहिल खन्ना धीरे धीरे प्रिया कपूर से अलग हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था कि साहिल खन्ना अलग होना चाहता था। यह इसलिए था क्योंकि वह थक गया था। साहिल खन्ना के हाथ प्रिया कपूर के कंधों को पकड़े हुए थे। उसे प्यार से देखते हुए प्रिया कपूर अभी भी थोड़ा भ्रमित थी। उसके चेहरे की लालिमा कम नहीं हुई थी। दूसरी दीदी, क्या हम अब शांति से बात कर सकते हैं? हम प्रिया कपूर आखिरकार होश में आए।
उसने अपना हाथ उठाया और अपने होंठ छुए, साहिल खन्ना को अपनी खूबसूरत आंखों से घूरा। उसके चेहरे पर घबराहट थी। प्रिया कपूर भावुक हो गई। उसने अपनी बाहें हिलाईं और कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? दूसरी दीदी, शांत हो जाओ, पहले मेरी बात सुनो। साहिल खन्ना ने अपनी भेदभाव उठाया और प्रिया कपूर के कंधों को हिलाया, उसे शांत करने के लिए। मैं जानता हूँ मैंने क्या किया, मैं ये भी जानता हूँ कि मैं भावुक हो गया, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूँ, मुझे तुमसे प्यार है। प्रिया कपूर स्तब्ध रह गई और वह लंबे समय तक स्तब्ध रही। फिर उसने भ्रमित होकर पूछा, साहिल तुमने क्या कहा? तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ, मुझे तुमसे प्यार है। साहिल खन्ना की आंखें चमक उठीं, तुम्हारी बुद्धिमत्ता, तुम्हारा स्वभाव और तुम्हारी कोमलता। मुझे तुम्हारी चतुराई पसंद है। मुझे तुम्हारी हर चीज़ पसंद है, चाहे वह तुम्हारी कमजोरियां हो या ताकतें। मुझे तुम्हारा चश्मा पहनने का तरीका पसंद है और बिना चश्मे का तरीका भी। मुझे दोपहर में तुम्हें मालिश करते समय तुम्हारे चेहरे पर शर्मीलापन और कोमलता और भी ज़्यादा पसंद है। साहिल खन्ना की स्वीकारोक्ति सुनकर प्रिया कपूर को ऐसा लगा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। सामान्य सुनना, उसने पहले कभी इतना दबंग और स्पष्ट इजहार नहीं सुना था। बेशक प्रिया कपूर के पास चाहने वालों की कमी नहीं थी, बस इतना था कि चाहने वाला उसके 3 मीटर के दायरे में नहीं आ पाता था। वह अपने अंगरक्षकों को चाहने वालों को बाहर फेंकने का आदेश दे देती थी। इसलिए हालांकि प्रिया कपूर स्वाभाविक रूप से सुंदर थी, उसके बहुत सारे चाहने वाले थे, लेकिन वास्तव में जिसने इजहार किया वह केवल इस बार था। साहिल खन्ना का विशेष इजहार प्रिया कपूर को थोड़ा तैयार नहीं कर पाया। साहिल, अब तुम मुझे ये बता रहे हो, मुझे नहीं पता कि तुम्हें कैसे जवाब दूं। वह घबराई हुई थी, उसे वाकई नहीं पता था कि क्या कहना है। साहिल खन्ना ने हल्के से मुस्कुराया, दूसरी दीदी, मैं अभी तुमसे सकारात्मक जवाब नहीं चाहता। मैं बस एक दिन की छुट्टी लेना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? क्या तुम मुझे खारिज करती हो? अगर तुम मुझसे नफरत करती हो और मुझे खारिज करती हो तो मैं अभी चला जाऊंगा। उसने अपनी कलाई को पकड़ लिया। तुम क्या बात कर रहे हो? मैं तुमसे नफरत और खारिज कैसे कर सकती हूँ? मुझे बस नहीं पता कि तुम्हें इस अचानक सब कुछ का जवाब कैसे देना है। मेरे पास तुम हो, ये सब धीरे धीरे नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, तुम इसे धीरे धीरे ले सकती हो। साहिल खन्ना ने प्रिया कपूर के बाल खींचे, बिस्तर के पास बैठ गया। जब तक दूसरी दीदी मुझे बर्बाद नहीं करती, मैं संतुष्ट हूँ। प्रिया कपूर ने अपनी खूबसूरत आंखें थोड़ा खोलीं। साहिल खन्ना को देखते हुए उसकी आंखों में धुंधलापन और शर्मीलापन अभी तक गायब नहीं हुआ था। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। ये सब इतना अचानक हुआ, साहिल ने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? मैं भी मूर्ख थी। क्या मैंने उसे ऐसा करने दिया? क्या मैंने उस समय विरोध किया था? लगता है मैंने विरोध किया था, लेकिन बाद में उस समय की स्थिति के बारे में सोचकर प्रिया कपूर का चेहरा फिर से लाल हो गया। मुझे साहिल के बारे में वास्तव में क्या महसूस होता है? क्या ये सिर्फ एक भाई बहन का रिश्ता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। दोपहर में जब उसने मुझे मालिश दी थी, जब मैंने केस की जांच की, तो मुझे उसकी पसीने की गंध से इतना मोह महसूस हुआ। मुझे पहले कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था। क्या यही प्यार का एहसास है? प्रिया कपूर बहुत बुद्धिमान और शांत थी। वह अपने दिल को देख सकती थी और बहुत बुद्धिमान विश्लेषण कर सकती थी। वह अपनी भावनाओं को सीधे देख सकती थी, वह भागती नहीं थी। लेकिन अब समस्या यह नहीं थी कि वह भाग नहीं सकती, यहाँ उसका शामिल होना। अगर वह और साहिल खन्ना साथ होते तो अनन्या कपूर का क्या? खुशी कपूर, रिया कपूर और आयशा वर्मा का क्या? इन समस्याओं को हल करने की जरूरत थी। लंबे समय तक सोचने के बाद प्रिया कपूर ने अपनी आंखें उठाकर साहिल खन्ना को देखा। साहिल, मैं यह नहीं नकारती कि मुझे भी तुम्हारे लिए भावनाएं हैं, लेकिन हम अभी साथ नहीं हो सकते। क्यों? साहिल खन्ना ने प्रिया कपूर को संदेह के साथ देखा। प्रिया कपूर ने हल्के से आह भरी। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर हम साथ हुए तो अनन्या दीदी, खुशी, रिया और आयशा का क्या होगा? मैं समझती हूँ कि अब उन सभी को तुम्हारे लिए विशेष भावनाएं हैं। शायद रिया और खुशी को तुम्हारे प्रति सिर्फ एक स्वामित्व की भावना है, लेकिन वे यह नहीं कह सकती कि वे तुमसे प्यार करती हैं या तुम्हें चाहती हैं। लेकिन आयशा, अभी मैंने सुना कि मेरी माँ ने क्या कहा, तुम और अनन्या दीदी के बीच कुछ होने वाला है। अनन्या दीदी बहुत मजबूत व्यक्तित्व वाली हैं। कि व्यक्ति, अगर वह वाकई तुम्हें पसंद करती हैं, वह हार नहीं मानेगी, और अगर उसे पता चला कि हम साथ हैं तो वह बहुत दुखी होगी। मैं उसे दुखी नहीं देखना चाहती। अनन्या दीदी ने इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात तुम हो। सचमुच, वास्तव में तुम्हें भी उनके लिए विशेष भावनाएं हैं, है ना? साहिल खन्ना ने प्रिया कपूर को देखा। उसकी आंखें उज्ज्वल चमक रही थीं। ये दूसरी दीदी है, तुमने कहा। मुझे उनके लिए भावनाएं हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वे कौन सी भावनाएं हैं। कहा। साहिल खन्ना ने गहरी सांस ली। दूसरी दीदी, क्या तुम जानती हो, मैं
मेरा दिल बहुत अकेला है। बचपन से ही मेरे पास लगभग कोई दोस्त नहीं था, भाई बहन तो दूर की बात है, मेरे माता पिता को छोड़कर। मैं अकेला था, अकेला। मुझे नहीं पता कि अपनी बहन के साथ कैसे रहना है, और न ही मुझे पता है कि भाई बहन का रिश्ता क्या होता है। मैं केवल इतना जानता हूँ, इस घर में प्रवेश करने से मैं तुम्हारी दयालुता के लिए बहुत आभारी हूँ। मुझे तुम पसंद हो, मुझे अनन्या दीदी भी पसंद हैं, साथ ही तीसरी और चौथी दीदी भी। मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई भी मुझे छोड़े। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। कभी भी मैं सोचता हूं, जब तुम मुझे छोड़ने वाली हो, मेरा दिल चाकू की तरह करता है, उस तरह का दर्द, ऐसा है जैसे मैंने खोया जब माता पिता दोनों एक जैसे थे। भावनात्मक हिस्से की बात करते हुए साहिल खन्ना की आवाज़ थोड़ा रुंध गई। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। साहिल खन्ना को इस तरह देखकर प्रिया कपूर का दिल अचानक सिकुड़ गया और उसे दुख हुआ। साहिल, प्रिया कपूर ने हाथ बढ़ाया और साहिल खन्ना का सिर गले लगाया। धीरे से उसकी पीठ सहलाई। साहिल, दुखी मत हो, तुम्हारी पीठ। दूसरी दीदी अच्छी नहीं थी। दूसरी दीदी को तुम पर शक नहीं करना चाहिए था, और उसे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। दूसरी दीदी कसम खाती है कि मेरी अनन्या दीदी, खुशी और रिया तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। साहिल खन्ना के मुंह के कोने कड़वाहट दिखाए। दूसरी दीदी, मुझे सांत्वना मत दो, ऐसी बात असंभव है। पहली दीदी, तीसरी दीदी और चौथी दीदी देर में शादी करेंगी, हमारा बिछड़ना तय है। प्रिया कपूर ने गंभीरता से कहा। हाँ। साहिल खन्ना चौंक गया। प्रिया कपूर को देखते हुए, दूसरी दीदी, इसका क्या मतलब है? अध्याय 66। मां बेटी की बात। अनन्या कपूर की जिम्मेदारी। कमरे में साहिल खन्ना ने प्रिया कपूर को जबरदस्ती चूमा। उसने प्रिया कपूर को अपने सच्चे दिल की बात बताई। उसने जरा भी छिपावट नहीं की और अपने दिल की गहराई से बोला। साहिल खन्ना अपने दिल को बहुत अच्छी तरह जानता था। उसे प्रिया कपूर पसंद थी, लेकिन अनन्या कपूर, खुशी कपूर और रिया कपूर भी। वह इन चारों बहनों में से किसी को भी नहीं छोड़ना चाहता था। अगर सचमुच साहिल खन्ना को एक व्यक्ति चुनना पड़े और बाकी तीन को छोड़ना पड़े, साहिल खन्ना ऐसा नहीं कर सकता। तीन को छोड़ना तो दूर, एक को भी छोड़ना उसके लिए चाकू की तरह कटना होगा। बेशक वह जानता था कि अब इसके बारे में सोचना बेकार था। वह चारों बहनों को नहीं ले सकता और प्रिया कपूर को इसके बारे में बताना सिर्फ करीब आने की चाहत थी। लेकिन साहिल खन्ना को जो उम्मीद नहीं थी, वह ये थी कि प्रिया कपूर ने ऐसा वाक्य कहा। साहिल खन्ना उस समय स्तब्ध रह गया। दूसरी दीदी का क्या मतलब है? क्या वह मुझे उन सभी को लेने की सहमति दे रही है? क्या ये सच है? अगर ऐसा है तो दूसरी दीदी का विचार बहुत पागलपन भरा है। प्रिया कपूर के विचार वाकई इतने पागलपन भरे थे। वास्तव में शुरू में प्रिया कपूर ने इसके बारे में नहीं सोचा था, लेकिन साहिल खन्ना की बात सुनने के बाद उसका दिल भी खट्टा हो गया। चार बहनें बचपन से एक साथ रहती थीं। क्योंकि उन्होंने अपने पिता को खो दिया था और उनकी मां हमेशा काम में व्यस्त रहती थी, इस माहौल में वे बड़ी हुईं जिससे वे एक दूसरे पर बहुत निर्भर थीं। सामान्य दिनों में हालांकि वे हमेशा लड़ती झगड़ती थीं, लेकिन उनका रिश्ता वाकई अच्छा था। वे एक हाथ की चार उंगलियों की तरह थीं, जिनमें से कोई भी गायब नहीं थी। प्रिया कपूर ने पहले शादी के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब सोचने पर, अगर वे अलग अलग शादी करती तो क्या यह उनकी उंगलियां काटने जैसा नहीं होगा? और एक बार नहीं, बल्कि 4 बार। उंगलियां दिल से जुड़ी होती हैं, इस तरह का चाकू जैसा दर्द 4 बार आएगा। कौन इसे सह सकता है? 10,000 कदम पीछे हटें। भले ही वे इस तरह के दर्द को सह सकें, वे शादी का साथी कैसे चुनेंगी? इन 4 बहनों के स्वभाव के साथ कोई भी अपनी बहन के शादी के साथी को बर्दाश्त नहीं करेगा। केवल साहिल खन्ना एक अपवाद है। साहिल खन्ना ने मीरा कपूर को बचाया, जो मीरा कपूर का रक्षक भी है। उन्होंने साहिल खन्ना को अपने दिल से परिवार का हिस्सा माना। इसमें कोई छोटा मोटा बहिष्कार नहीं था, लेकिन अगर यह कोई अजनबी पुरुष होता तो कोई भी इसे स्वीकार नहीं करता। इसलिए प्रिया कपूर ने सोचा, इस मामले को हल करने का केवल एक तरीका है। बेशक अब केवल उसका ही यह विचार है और बाकी 3 को धीरे धीरे इसे पार करना होगा। प्रिया कपूर ने साहिल खन्ना के सिर को गले लगाया और उसकी पीठ को धीरे से थपथपाया। उसकी खूबसूरत आंखें बुद्धिमान किरणों से चमक रही थीं। चिंता मत करो, वे नहीं जाएंगी, दूसरी दीदी तुम्हारी मदद करेगी। उद्धरण चिन्ह। ये वाक्य प्रिया कपूर ने जानबूझकर कहा, लेकिन अनजाने में बुदबुदाया। ये सुनकर साहिल खन्ना का दिल उल्लास से भर गया। ऐसा लगता है कि दूसरी दीदी गंभीर है। हाँ, दूसरी दीदी की मदद से, जो एक थिंक टैंक है। सिस्टम की सहायता और मेरे अपने आकर्षण के साथ ये हो नहीं सकता, है ना? हाँ, मैं खुद की इतनी प्रशंसा करता हूँ। सच्ची स्वीकारोक्ति का यह उपयोग बहुत तेज है, लेकिन उसने सीधे दूसरी दीदी को जीत लिया। अगले 3 लोग बहुत आसान होंगे। हाँ, नहीं, एक और कठिनाई है। वह है अनन्या दीदी। अनन्या दीदी के मजबूत व्यक्तित्व के साथ क्या वह इतनी हास्यास्पद बात से सहमत होंगी?
अनन्या कपूर की ताकत के बारे में सोचकर साहिल खन्ना को सिरदर्द होने लगा। वास्तव में साहिल खन्ना को ही सिरदर्द नहीं था, इस समय अनन्या कपूर को भी सिरदर्द था। कमरे में अनन्या कपूर ने अपना सिर तकिए में दबा लिया। उसका चेहरा शर्मिंदगी से भरा था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे कि वह उसके गले से बाहर कूदने वाला हो। ये वाकई शर्मनाक है। मैं लगभग साहिल के साथ मिली थी और माँ ने मुझे देख लिया। अगर खुशी और रिया को इस बारे में पता चला, मैं अपनी अनन्या दीदी की गरिमा कैसे बनाए रखूंगी। ये सबसे महत्वपूर्ण नहीं है साहिल मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैं वाकई एक्स। खटखट। दरवाजे पर खटखटाहट हुई। अनन्या, क्या तुम कमरे में हो? माँ अंदर आ रही है। आवाज के साथ ही दरवाजा खुला। अनन्या कपूर जल्दी से उठ बैठी और अपने बिखरे बालों को ठीक किया। उसने शर्मीली मुस्कान निचोड़ी। माँ, इतनी रात को आप अभी भी नहीं सोईं? मीरा कपूर ने अनन्या कपूर के चेहरे पर शर्मिंदगी देखी और जानबूझकर मुस्कुराए। वह अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह जानती थी और उसकी सबसे बड़ी बेटी वाकई मोहित हो गई थी। हाँ, इतनी बड़ी बात हुई, मैं कैसे सो सकती हूँ? मीरा कपूर ने मुस्कुराते हुए अनन्या कपूर के पास जाकर कहा। मीरा कपूर की बात सुनकर अनन्या कपूर का चेहरा और भी शर्मिंदा हो गया। माँ, ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। मैं और साहिल बस अपनी सच्ची भावनाएं दिखा रहे थे, है ना? मीरा कपूर ने अनन्या कपूर को बहुत स्पष्ट रूप से बताया। माँ, क्या आप इतना स्पष्ट नहीं हो सकती? मैं। अनन्या कपूर वाकई शर्मिंदा थी और इसे सहन नहीं कर सकी। मूर्ख लड़की। मीरा कपूर ने हल्के से मुस्कुराया, अपना हाथ उठाया और धीरे से अनन्या कपूर के बालों को ठीक किया। माँ के साथ शर्मिंदगी कैसी? अनन्या, तुम परिवार में सबसे समझदार व्यक्ति हो और माँ को सबसे अच्छी तरह जानती हो। क्या तुम नहीं अनुमान लगा सकती कि माँ क्या सोच रही है? अनन्या कपूर ने मीरा कपूर को देखा, उसकी खूबसूरत आंखों में आश्चर्य चमका। माँ, क्या आप वाकई चाहती हैं कि हम और साहिल एक हो जाएं? हाँ, देखो, मैंने कहा था कि तुम मुझे सबसे अच्छी तरह जानती हो, प्रिया से कहीं बेहतर। मीरा कपूर ने हंसते हुए कहा। हाँ, मेरे पास यह विचार है, और यह विचार तब से है जब मैंने साहिल को अपने रक्षक के रूप में स्वीकार किया था। मैंने इस बारे में साहिल के माता पिता से भी बात की थी, लेकिन उन्होंने सहमति नहीं दी। मैं समझती हूँ कि उन्होंने क्यों सहमति नहीं दी। वे हमारे परिवार के पैसे पर निर्भर नहीं होना चाहते। गंभीरता से, इतने सालों में मेरे भाई और भाभी सबसे ईमानदार और दयालु लोग हैं जिनसे मैं मिली हूँ। साहिल ने भी अपने माता पिता के गुणों को विरासत में लिया है और वह भी इतना साधारण, दयालु, देखभाल करने वाला और परवाह करने वाला है। इतना अच्छा बच्चा मैं स्वाभाविक रूप से चाहती हूँ कि वह मेरा दामाद बने। अनन्या कपूर ने मीरा कपूर को देखा और धीरे से कहा। माँ, मैं समझती हूँ कि आप साहिल को केवल स्वीकार करती हैं। क्या आपके पास उपकार चुकाने का कोई इरादा नहीं है? हाँ, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास उपकार चुकाने का ज़रा भी इरादा नहीं है तो ये झूठ होगा, लेकिन शर्त यह है कि मुझे वाकई साहिल पसंद है। मीरा कपूर ने अनन्या कपूर का हाथ पकड़ा। उसने मुस्कुराते हुए कहा। अनन्या, तुम जानती हो हमारे परिवार में उपकार चुकाने के कई तरीके हैं। उदाहरण के लिए, उपकारी को एक राशि देना या उपकारी को करियर स्थापित करने में मदद करना आसान है। हम उपकारी के बिना जाने भी उपकार चुका सकते हैं। सोचो, अगर मुझे वाकई साहिल पसंद नहीं होता, क्या मैं अपनी बेटी के साथ उपकार चुकाती? अनन्या कपूर ने सिर हिलाया। अब उसे आखिरकार मीरा कपूर के इरादों का पता चल गया था। माँ, मैं समझ गई कि आपने क्या कहा, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। मैं स्वीकार करती हूँ, मैं अभी साहिल की ओर आकर्षित थी, लेकिन उस माहौल में, उस वातावरण में कौन मोहित नहीं होगा? अब मैं शांत हो गई हूँ। आप मुझे अभी की बात को पूरा करने के लिए कहें। मैं ऐसा नहीं कर सकती। माँ, आप समझ सकती हैं कि मैं आवेग में थी और मुझे लगता है कि साहिल भी ऐसा ही था। आखिरकार हमारा संपर्क 3 दिन से भी कम समय का है। भावनाएं इतनी जल्दी विकसित नहीं होंगी। मीरा कपूर ने यह सुना और मुस्कुराई। देखो, मैंने नहीं कहा कि तुम दोनों को अभी शादी करनी है। तुम अब इतना समझा रही हो। क्या तुम कुछ छिपाने की कोशिश कर रही हो? अनन्या कपूर ने कड़वाहट से मुस्कुराया और कहा। माँ, आप इसे कैसे समझ सकती हैं? मैं क्या छिपा रही हूँ? तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हें नहीं जानती। मीरा कपूर ने अनन्या कपूर का सिर छुआ और तुरंत आह भरी। हाय, ये सब मेरी खराब सेहत की वजह से है कि मैंने तुम्हें इस उम्र में परिवार और व्यवसाय के 2 भारी बोझ उठाने दिए। रिया, तुम में इतनी बड़ी जिम्मेदारी की भावना नहीं होती। इतना बड़ा बोझ शायद तुम्हारी भावनाओं को दबा नहीं पाती। अनन्या कपूर ने जल्दी से कहा। माँ, ऐसा मत कहो। मैं अनन्या दीदी हूँ, मुझे परिवार की देखभाल करनी चाहिए और आपकी चिंताएं साझा करनी चाहिए। इसके अलावा मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन माँ तुमसे प्यार करती है। मीरा कपूर ने अनन्या कपूर को देखा। उसकी खूबसूरत आंखों में दुख की एक झलक चमकी। अनन्या, तुम्हें माँ से झूठ बोलने की जरूरत नहीं है और माँ जानती है कि तुम क्या सोचती हो।
ऐसा नहीं है कि तुम्हें साहिल के लिए कोई भावनाएं नहीं हैं, तुम साहिल को अपनी बहन को देना चाहती हो, है ना? माँ, मैं। अनन्या कपूर के होंठ कांपने लगे, नाक में खट्टापन, आंसू बहने को तैयार थे। मीरा कपूर, वाकई अनन्या कपूर के दिल को छू गया था, वह इसे सहन नहीं कर सकी। उसकी आंखों में आंसू छलक आए, गोल गोल घूमने लगे। अध्याय 67, अनन्या कपूर का दिल, प्रिया कपूर का प्यार, दूसरी दीदी जीत गई। मीरा कपूर एक वाक्य ने अनन्या कपूर के दिल में दरार डाल दी। सारी शिकायतें, सारा दबाव और सारी थकान एक साथ दिल में आ गई और आंसू उसकी खूबसूरत आंखों में गोल गोल घूमने लगे। मीरा कपूर सही थी, ऐसा नहीं था कि अनन्या कपूर को साहिल खन्ना के लिए कोई भावनाएं नहीं थीं, न ही वह केवल आवेग में थी। उसे नहीं पता था कि इस भावना से कैसे निपटना है। प्रिया कपूर ने उसे पहले बताया था कि खुशी कपूर, रिया कपूर और आयशा वर्मा सभी को साहिल खन्ना के लिए विशेष भावनाएं हैं। सबसे बड़ी बहन के रूप में अनन्या कपूर स्वाभाविक रूप से चाहती थी कि उसकी बहन और भाई खुश रहें। अगर उसने साहिल खन्ना को अपने दिल की बात बता दी, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि उसने अपनी बहन और भाई की खुशी को व्यक्तिगत रूप से तोड़ दिया? किसी भी तरह वह ऐसा नहीं कर सकती थी। कहने को दुख है, मैं थक गया हूँ, यह नहीं कह सकती। भावनाएं हैं, यह नहीं बता सकती। यह अनन्या कपूर की सबसे बड़ी बेटी और सहारा होने की कठिनाई है। मीरा कपूर ने अनन्या कपूर को निराश आंखों से देखा, उसका दिल दुख गया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अनन्या कपूर को अपनी बाहों में गले लगाया। रिया कपूर, खुशी कपूर और आयशा वर्मा अभी मीरा कपूर से डरकर भाग गई थीं। वे थोड़ी देर के लिए कमरे में छिपी थीं, फिर चुपके से बाहर निकल आईं। तीनों ने चुपके से साहिल खन्ना के कमरे के दरवाजे तक कदम बढ़ाए और फिर से अपने कानों को उस पर लगाया। तीनों को चुपके से सुनने में कभी थकान नहीं होती थी। रिया, क्या तुमने कहा कि माँ चली गईं? अगर वह नहीं गईं, तो हमें टकराने पर बुरा होगा। खुशी कपूर ने चिंतित चेहरे के साथ कहा। वह चली गई होंगी, अब लगभग 2 बजे हैं। माँ निश्चित रूप से सोने गई होंगी। रिया कपूर ने दृढ़ता से कहा। तो हम अब क्या करें? दरवाजा खटखटा कर अंदर जाएं? खुशी कपूर ने पूछा। जल्दी मत करो। आयशा वर्मा ने अपना हाथ उठाया और दोनों को चुप रहने को कहा। बोलो मत, मुझे सुनने दो कि क्या हो रहा है और फिर फैसला करें। क्या तुम इस बार दरवाजे में दरार के बिना सुन सकती हो? रिया कपूर ने संदेह के साथ पूछा। लीली, मुझे नहीं सुनाई दे रहा। अरे, फिर तुमने ऐसा क्यों कहा जैसे ये सच हो? रिया कपूर ने गुस्से से आंखें घुमाईं। बेशक मैं कर सकती हूँ, बस दरवाजे को देखो। आयशा वर्मा ने कार्ड लिया, फिर उसने इसे दरार के साथ डाला और फिर एक और कार्ड निकाला और उसे ताले में डाला। ध्यान से खटखटाया, विचार किया। रिया कपूर ने आयशा वर्मा को देखा, उसे बहुत संदेह था। आयशा, क्या तुम कर सकती हो? खटखटाओ। बेशक मैं कर सकती हूँ। तुमने ताले के बारे में भी नहीं पूछा। मेरा गुरु कौन है? वह है मुंबई का चोर राजा। उसे एक पैकेट इंस्टेंट नूडल्स दो, वह किसी भी समुदाय में आ जा सकता है। आयशा वर्मा ने गर्व से कहा। इतना अच्छा? खुशी कपूर हैरान थी। तो तुम्हारा गुरु कहाँ है? अंदर गया। रिया कपूर, खुशी कपूर, मतलब तुम्हारे चेहरों पर क्या भाव हैं? मेरा मतलब है, मेरा गुरु सुरक्षा प्रणाली में प्रवेश कर गया। आयशा वर्मा ने गुस्से से कहा। माय गॉड! रिया कपूर इतनी गुस्से में थी। आयशा, क्या तुम बोल सकती हो? उसने हाँफते हुए कहा। और तुम्हें कितनी बार चेतावनी दी? हाँ, मुझे आदत है। कहा, मैं वाकई तुमसे हारी हूँ। ठीक है, बेकार मत बोलो। क्या तुम इसे खोल सकती हो? तुरंत एक एक करके आयशा वर्मा ने दोनों हाथों से ध्यान से दरवाजे का ताला खटखटाया। कमरे में एक कुरकुरी आवाज आई और दरवाजा खुल गया। ये वाकई खुला है, मैं कर्ज में हूँ। खुशी कपूर ने आश्चर्य से कहा। ठीक है, आयशा थोड़ी अनजान है। बिल्कुल वही है। आयशा और भी आत्मसंतुष्ट हो गई। अगर नहीं, तो तुम आ जाओ। ठीक है, इतना घमंड मत करो। प्रिया कपूर ने आयशा की पीठ थपथपाई। जल्दी करो। ठीक है। आयशा ने अपना कान दरार में लगाया, ध्यान से सुना। कमरे में अभी भी सन्नाटा है। ऐसा लगता है कि 2 लोग हैं। शायद माँ नहीं गई, अभी तक नहीं गई। रिया कपूर ने भौहें चढ़ाईं। माँ आज कुछ अजीब लग रही हैं। इतनी रात हो गई, फिर भी सोई नहीं। आयशा, क्या तुम उनकी बात साफ सुन सकती हो? सुन नहीं पा रही, उनकी आवाज़ें बहुत धीमी हैं, लेकिन मैं पक्का कह सकती हूँ, वहाँ 2 लोग हैं। आयशा ने आत्मविश्वास से कहा। खुशी कपूर ने रिया कपूर और आयशा को देखा। उसने सुझाव दिया, क्यों न मैं पहले जाकर देखूं? माँ और साहिल शायद कुछ अच्छी बातें कर रहे हों। हो सकता है। रिया कपूर ने सहमति जताई। अगर कुछ मज़ेदार बात सुनाई दी तो थोड़ी देर और सुनते हैं। आयशा, कान लगाकर गंभीरता से सुनो। कोई उपयोगी खबर मिले तो तुरंत बताओ। ठीक है। आयशा ने के का इशारा किया और छिपकर सुनने लगी। खुशी कपूर ने बेबसी से कहा, तुम लोग बस उलझन में पड़ो, देर इसमें पकड़े जाओगे। वू। प्रिया कपूर ने गुस्से में साहिल खन्ना को धक्का दिया, बड़े बड़े सांस लेते हुए। साथ ही उसने साहिल को घूरा।
इतने समय बाद प्रिया का मुंह जीहू सूज गया था। प्रिया ने साहिल से शिकायत की, उसका चेहरा नाराजगी से भरा था और साहिल ने मुस्कुराते हुए अपने मुंह को छुआ। दूसरी दीदी का स्वाद इतना सुंदर है कि मैं छोड़ना नहीं चाहता, वरना तुम थोड़ा और रुको, हम थोड़ी देर बाद फिर शुरू करें। फिर से प्रिया कपूर ने उदास होकर कहा, पहले मुझे माफ करो, फिर बात करते हैं। समय हो गया, मुझे वापस जाना चाहिए। दूसरी दीदी, तुमने मुझसे वादा किया था, अब वापस जाओ, साहिल ने कहा। प्रिया कपूर ने शर्माते हुए साहिल को देखा। छोटे शैतान, तुम्हारा दिमाग गंदे विचारों से भरा है। मैंने वादा किया था, लेकिन अब समय नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्या तुम अभी भी चाहती हो? साहिल ने पूछा। हाँ, बिल्कुल चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? दूसरी दीदी, तुम्हारे पास कोई तरीका है? साहिल ने प्रिया कपूर को देखा। प्रिया के मुंह के कोने हल्के से उठे। उसने सोचा, अगर तुम सचमुच चाहते हो तो मेरी बात मानो। मेरे पास एक तरीका है। सचमुच? साहिल की आंखें उत्साह से चमक उठीं। बिल्कुल सच। क्या तुम्हें लगता है कि सैन्य सलाहकार प्रिया का नाम सजावट के लिए है? प्रिया ने गर्व से कहा। यह बहुत अच्छा है। दूसरी दीदी, तो जल्दी बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? साहिल ने उत्साहित होकर कहा। प्रिया कपूर ने मुंह बनाया, इतनी जल्दी? हे, लगता है मैं तुम्हारे दिल में इतनी महत्वपूर्ण नहीं हूं। साहिल सुनकर स्तब्ध रह गया। हाँ, मैं मजाक कर रही थी। साहिल को बेवकूफ देखो। प्रिया ने हंसते हुए साहिल के माथे को छुआ। साहिल ने कड़वे ढंग से मुस्कुराया। दूसरी दीदी, तुम इस तरह का मजाक नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे लिए गुस्सा हो गया, डर गया। उचित है, तुमने मुझे तंग किया तो क्या हुआ? प्रिया ने कहा। ठीक है, मैं गलत था। दूसरी दीदी, अब बताओ क्या करना है? साहिल ने कहा। प्रिया कपूर ने अब और रहस्य नहीं बनाए रखा। उसने शुरू किया, इस मामले में हमें अभी भी अध्यक्ष के साथ चर्चा करनी होगी। अगर हम जल्दबाजी में कुछ कर लेते हैं तो परिणाम बहुत परेशानी वाले होंगे। हाँ, साहिल ने सिर हिलाया। मुझे पता है ये खतरनाक है। अगर यह गड़बड़ हो गया तो शायद घर में कोई शांति नहीं रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण अब गोपनीयता है। प्रिया ने जोर देकर कहा। मैं ठीक हूँ, इसे बिल्कुल भी लीक नहीं होना चाहिए। अगर ये लीक हो गया तो कोई बचाव का मौका नहीं होगा। दूसरी दीदी, चिंता मत करो, ये बात बिल्कुल नहीं होगी। साहिल ने आश्वासन दिया। ठीक है। प्रिया ने सिर हिलाया। अगला, मैं तुम्हारे लिए एक लक्ष्य चुनूंगी। इस लक्ष्य से शुरू करो। कौन है? खुशी। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। खुशी हमारी बहनों में सबसे शुद्ध है, सबसे बड़ा दिलवाली और मुझ पर सबसे ज्यादा निर्भर। उसके दिल में हम और माँ उसकी रीढ़ हैं और परिवार के लिए वह सब कुछ छोड़ सकती है। बस इस बात को पकड़ लो, वह आसानी से समझौता कर लेगी। प्रिया वाकई कपूर परिवार की सैन्य सलाहकार थी। उसने खुशी कपूर के चरित्र और कमजोरियों का सटीक विश्लेषण किया, यहाँ तक कि खुशी के दिल के विचारों का भी अनुमान लगाया। साहिल ने प्रिया के विश्लेषण को सुनकर उत्साह से चमक उठा। तो मैं तीसरी दीदी से शुरू करूंगा। ये तुम्हें उन्हें धोखा देने के लिए नहीं कह रहा। तुम्हें प्रत्येक व्यक्ति के साथ ईमानदारी से व्यवहार करना है, समझे? प्रिया ने गंभीरता से कहा। दूसरी दीदी, चिंता मत करो, मैं नीच तरीकों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। अगर तीसरी दीदी मुझे पसंद नहीं करती तो मैं कभी जबरदस्ती नहीं करूंगा। साहिल ने बहुत गंभीरता से आश्वासन दिया। साहिल वाकई बुरा नहीं था, उसे ये चारों बहनें सचमुच पसंद थीं। अगर वह उन्हें पा सकता तो साहिल उनकी जिंदगी भर रक्षा करने का इरादा रखता था। प्रिया ने गंभीर साहिल को देखा और उसे थोड़ा और सुकून मिला। वास्तव में साहिल की मदद करने का फैसला करते समय उसे थोड़ा अपराधबोध हुआ था। अगर यह काम बन गया तो ठीक, वरना वह हमेशा के लिए पापिनी बन जाएगी। लेकिन परिवार के लिए प्रिया पापिनी बनने की कोशिश करने को तैयार थी और अपनी बड़ी दीदी, तीसरी दीदी और चौथी दीदी के लिए हर संभव कोशिश करना चाहती थी। वह चाहती थी कि वे हमेशा एक साथ रहें। तुम मुझे दोष मत देना, खासकर तुम, बड़ी दीदी। क्या तुम समझ सकती हो? अनन्या कपूर के बारे में सोचते हुए प्रिया के दिल में थोड़ी उदासी छा गई। खुशी और रिया के बारे में तो ठीक था, लेकिन अनन्या के लिए उसके पास कोई विकल्प नहीं था। दूसरी दीदी, तुम्हें क्या हुआ? साहिल ने प्रिया का उदास चेहरा देखा और पूछा। मैं बड़ी दीदी के बारे में सोच रही थी, प्रिया ने नरमी से कहा। साहिल ने भी शर्मिंदगी दिखाई। अध्याय 69, छिपकर सुनने वाली तिकड़ी फिर से पकड़ी गई। प्रिया ने अनन्या कपूर का जिक्र किया। साहिल थोड़ा चिंतित हो गया। हालांकि उसका अनन्या के साथ ज्यादा समय नहीं बीता था, फिर भी वह जानता था कि अनन्या का मजबूत चरित्र कभी सहमत नहीं होगा। साहिल ने सांस छोड़ते हुए प्रिया से कहा। दूसरी दीदी, ज्यादा चिंता मत करो, बड़ी दीदी को मुझे सौंप दो, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। तुम क्या कर सकते हो? प्रिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। बस ईमानदारी से बड़ी दीदी को प्रभावित करूंगा। जैसा कि पुरानी कहावत है, अगर मेहनत करो तो लोहा भी सुई बन सकता है। अगर मैं हार नहीं मानता तो भले ही बड़ी दीदी का दिल पत्थर का हो, मैं उसे पिघला सकता हूँ, साहिल ने दृढ़ता से कहा। प्रिया ने यह सुनकर हल्के से सिर हिलाया।
साहिल, तुम ऐसा सिर्फ इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम बड़ी दीदी को नहीं जानते। जब तुम उसे समझ जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि वह वैसी बिल्कुल नहीं है जैसा तुम सोचते हो। क्या मतलब? साहिल को प्रिया की बात समझ नहीं आई। प्रिया ने भावुक होकर कहा, बड़ी दीदी बचपन से ही बहुत अच्छी और समझदार रही हैं। जब हम छोटे थे तो हम के इशुओं की बड़ी दीदी के भरोसे बड़े हुए। उस समय माँ कपूर एंटरप्राइजेस के काम में इतनी व्यस्त थीं कि हमारे लिए उनके पास समय ही नहीं था। हमारी ज़रूरतों का ध्यान बड़ी दीदी रखती थीं। बड़ी दीदी माँ की तरह थीं। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है। जब हम छोटे थे हम नासमझ थे, बड़ी दीदी के साथ शरारत करते, गुस्सा दिखाते, लेकिन बड़ी दीदी ने सब स्वीकार किया। जब हम बड़े हुए तब हमें एहसास हुआ कि बड़ी दीदी मुझसे सिर्फ 2 साल बड़ी हैं। बचपन में वह भी एक बच्ची थीं, लेकिन उन्होंने हमसे कहीं ज़्यादा सहन किया। 18 साल की उम्र के बाद हम सब ये सोचते थे कि कैसे खेलें, कैसे मस्ती करें। लेकिन बड़ी दीदी ने पहले ही अपनी डिग्री ले ली थी और माँ की मदद के लिए कपूर एंटरप्राइजेज में शामिल हो गई थीं। कपूर एंटरप्राइजेज में शामिल होने के बाद भी बड़ी दीदी ने हमारे लिए ढील नहीं दी। वह अभी भी हमारी देखभाल करती थीं। आप कह सकते हैं कि उन्होंने हमारे लिए अपना दिल तोड़ दिया। माँ से कम नहीं। साहिल, क्या तुम बड़ी दीदी की महानता की कल्पना कर सकते हो? प्रिया की बातें सुनकर साहिल स्तब्ध रह गया और कुछ बोल नहीं पाया। हालांकि उसे हमेशा पता था कि अनन्या में बड़ों की गरिमा थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि अनन्या ने सचमुच बड़ों की तरह जिम्मेदारियां निभाईं। इन बातों ने साहिल को बहुत प्रभावित किया और उसने अनन्या की और भी प्रशंसा की। प्रशंसा और सम्मान के साथ साहिल को अनन्या के लिए थोड़ा दुख भी हुआ। अनन्या ने इन सालों में वाकई बहुत कठिन समय देखा था, यह आसान नहीं था। बड़ी दीदी ने सारी जिम्मेदारियां और दबाव अपने ऊपर ले लिया, लेकिन उन्होंने हमें एक खुशहाल, सुंदर बचपन और एक खुशहाल जीवन दिया। यहाँ तक कि अब बड़ी दीदी की जिम्मेदारियां और दबाव कम नहीं हुए हैं। वह अभी भी हमारे लिए चुपके से दे रही हैं। हमारे लिए वह बहुत कुछ छोड़ सकती हैं, जिसमें भावनाएं भी शामिल हैं। प्रिया ने साहिल को गहरी नज़रों से देखा। अब तुम समझे कि मेरा क्या मतलब है? साहिल का दिल अचानक कांप उठा। उसने आंखें फाड़कर प्रिया को देखा। तुम्हारा मतलब है कि भले ही बड़ी दीदी मुझे पसंद करे, वह इसमें शामिल नहीं होगी, वह चुपके से तुम्हारे लिए हट जाएगी। बिल्कुल सही। प्रिया ने सिर हिलाया। यही हमारी महान बड़ी दीदी हैं। बड़ी दीदी? वह साहिल को सचमुच नहीं पता था कि क्या कहे। वह खाली नज़रों से अनन्या के साथ हाल में हुई घटनाओं को याद करने लगा और उसे बहुत पछतावा हुआ। कमबख्त, उस समय मैंने चुंबन क्यों नहीं लिया? अगर मैंने चुंबन लिया होता तो बड़ी दीदी को मेरे दिल का पता चल जाता। शायद चीज़ें बेहतर हो सकती थीं। मुझे पछतावा है, मुझे बहुत पछतावा है। इस बार को मिस करने के बाद क्या मुझे फिर से बड़ी दीदी के करीब जाने का मौका मिलेगा? इस समय साहिल का दिल पछतावे से भरा था। साथ ही अनन्या के लिए बहुत दुख भी था। अगर वह उस समय प्रिया की तरह अनन्या के लिए कुछ करता तो शायद सब कुछ बदल जाता। साहिल अब बहुत डर गया था। उसे डर था कि अनन्या अपनी बहनों की वजह से उससे दूरी बना लेगी, खुद को बंद कर लेगी, और तब साहिल के लिए अनन्या का दिल जीतना मुश्किल हो जाएगा। साहिल। प्रिया ने साहिल को सीधे देखा। उसकी खूबसूरत आंखें चमक रही थीं। आज के बाद मुझे यकीन है कि बड़ी दीदी जानबूझकर तुमसे दूरी बनाएगी। उस समय तुम्हें ज़्यादा सोचना नहीं है। बड़ी दीदी जितना दूर रहेगी उतना ही यह साबित होगा कि उसके दिल में तुम हो। तुम्हें बस उसका सामना करना है। बड़ी दीदी जो भी करे तुम्हें उसका स्वागत करना है, वरना एक बार बड़ी दीदी का दिल बंद हो गया तो उसे खोलने की कोई संभावना नहीं है। समझे? साहिल ने भारी मन से सिर हिलाया। छोटी उम्र में मैं बड़ी दीदी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। मैं बड़ी दीदी को इस परिवार में लाऊंगा। हमारा परिवार एक भी कम नहीं हो सकता। ठीक है, तुम्हारी बात सुनकर मुझे सुकून मिला। प्रिया ने राहत की मुस्कान दी। बिल्कुल, वह मेरा अच्छा भाई है। बड़ी दीदी ने तुम्हें व्यर्थ में नहीं चाहा। हाँ, साहिल ने मुस्कुराते हुए अपनी आदत के अनुसार सिर खुजलाया। बड़ी दीदी, मैं सचमुच तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। लेकिन खुशी और रिया, मेरे पास इसका हल है। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा कि मैंने पहले कहा, तुम पहले खुशी को जीतो, रिया की बात बाद में करेंगे। ठीक है। साहिल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। दूसरी दीदी, एक और बात है। तुम्हें तीसरी दीदी के साथ अकेले समय बिताने का मौका बनाना होगा। अगर चौथी दीदी और चचेरी बहन हमेशा परेशान करती रही तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाँ, यह मैं संभाल लूंगी। प्रिया ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। मैं आज रात ही खुशी को तुम्हारे पास भेजूंगी। क्या आज रात? साहिल हैरान होकर समय देखने लगा। अब तो सुबह के 2:30 बज रहे हैं, बहुत देर हो चुकी है। देर होने से क्या डर? देर रात काम करना आसान होता है। प्रिया ने आंख मारते हुए साहिल को एक समझने वाला इशारा किया। अच्छा काम। साहिल की आंखें चमक उठीं। दूसरी दीदी, तुम तो नहीं सोच रही कि? तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो।
प्रिया ने साहिल को आंखें तरेर कर देखा। मेरा मतलब है तुम खुशी के साथ घुल मिल सकते हो, उसकी प्रतिक्रिया देख सकते हो, लेकिन कुछ गलत मत करना। अगर कोई और जान गया तो हमारे आगे के प्लान बेकार हो जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, साहिल ने कड़वे ढंग से मुस्कुराया। लगता है मुझे सहना पड़ेगा। तीसरी दीदी को लुभाने के लिए क्या करूं? मेरे पास मेरा तरीका है, तुम बस इंतजार करो, प्रिया ने आत्मविश्वास भरे चेहरे के साथ कहा। साहिल ने प्रिया को रहस्य बनाते देखा। उसने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है। चूंकि प्रिया इतनी आश्वस्त थी, वह बस इंतजार कर सकता था। लगता था कि उसे आज रात सोना नहीं था। दरवाजे के बाहर रिया की तिकड़ी अभी भी चोरी छिपे सुन रही थी। आयशा, कुछ सुनाई दिया? रिया ने बेचैनी से पूछा। आयशा ने भौहें सिकुड़ी। उनकी आवाज़ें वाकई बहुत धीमी हैं, मुझे साफ सुनाई नहीं दे रहा। लगता है वे बड़ी चचेरी बहन की बात कर रहे थे। तीसरी चचेरी बहन का भी जिक्र हुआ। मैं खुशी एक पल के लिए हैरान रह गई। माँ और साहिल ने मेरे बारे में क्या कहा? मैंने तो कुछ नहीं किया और तुमने ही बुरा काम किया। तीसरी दीदी, तुम इस तरह दोष नहीं मर सकती। तुम भी हमारी टीम का हिस्सा हो। अगर माँ को पता चला तो तुम भी नहीं बच पाओगी। रिया ने मुंह बनाकर कहा। क्या मैं अब बाहर निकल सकती हूँ? मुझे इस टीम में बहुत खतरा महसूस हो रहा है। खुशी ने कड़वे ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। बाहर निकलना? कोई रास्ता नहीं, हम सिर्फ नाम की चोर हैं, गद्दार को मार डालेंगे। रिया ने धमकाया। मैं सचमुच चोरों के जहाज पर सवार हो गई। खुशी रोना चाहती थी, लेकिन आंसू नहीं थे। दोनों चचेरी बहनें, क्या तुम झगड़ा बंद कर सकती हो? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। आयशा ने मुंह बनाया। ठीक है, हम नहीं बोलते। तुम जल्दी सुनो। रिया ने हाथ हिलाया। तीनों ने फिर से अपने कान सटाए। जब वे ध्यान से सुन रहे थे, किसी ने नहीं देखा। एक छाया धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। छाया तीनों के पीछे खड़ी थी, मुंह दबाकर हंस रही थी। थोड़ी देर बाद उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या सुन लिया? घर में कौन है? तीसरी दीदी, तुम फिर से ऐसा बेवकूफाना सवाल क्यों पूछ रही हो? क्या तुमने नहीं कहा यह माँ और साहिल हैं? रिया ने अधीरता से कहा। खुशी हैरान रह गई। मैंने नहीं बोला। तुम नहीं तो कौन? ये सचमुच मैं नहीं थी। तुम नहीं थी तो क्या मैं थी? वैसे भी मैं नहीं थी। ओह, तुम फिर से क्यों झगड़ रही हो? मैं सचमुच। जब आयशा ने मुड़कर देखा, वह स्तब्ध रह गई। हाय। छाया ने हाथ उठाकर आयशा को नमस्ते किया। आयशा पूरी तरह से मूर्ख बन गई। माँ, आंटी। कैसी आंटी? तुम्हारी आंटी यहाँ नहीं है। रिया ने सिर घुमाया और वह भी अवाक रह गई। माँ, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? मीरा कपूर ने अपनी खूबसूरत आंखें सिकुड़ी और मुस्कुराए। अगर मैं सो जाती तो क्या तुम्हें पकड़ पाती? तीन छोटी लड़कियां, लगता है तुम सचमुच मार खाने की तलाश में हो। आंटी, मैं गलत थी। तुम्हारी गलती क्या है? भाग जाओ। क्या? तीसरी चचेरी बहन कहाँ है? दोनों एक पल के लिए रुकीं और पाया कि खुशी जा चुकी थी। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो खुशी चुपके से भाग चुकी थी। तीसरी दीदी, तीसरी चचेरी बहन, तुम में वाकई कोई वफादारी नहीं है। अध्याय 70। दूसरी दीदी बनाम चौथी दीदी। रिया कपूर हार गई। मुझे डर से मार डाला। माँ अचानक फिर से कैसे प्रकट हो गईं? मैं सचमुच हैरान हूँ। कमरे में भागकर रिया ने अपनी छाती थपथपाए, हैरानी से हाँफते हुए। खुशी, जो एक कदम पहले वापस आई थी, ने मुंह बनाकर कहा, मैंने कहा था कि छिपकर मत सुनो, कुछ हो जाएगा। देखो, हो गया। माँ ने हमें 2 बार पकड़ा और अगर मैं नहीं जागी तो मुझे निश्चित रूप से डांट पड़ेगी। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बेवफा हो। तुम पहले चली गई। अगर मैं नहीं भागती तो क्या वहां रहने का कोई मतलब था? तुम अभी भी माँ से मुकाबला करने की सोच रही थी। खुशी ने अविश्वास में जवाब दिया। तो तुम्हें हमें भी बताना चाहिए था। रिया ने मुड़कर आयशा को देखा। आयशा, बता, गद्दार को कैसे सजा देनी चाहिए? तीसरी दीदी, मैं गद्दार नहीं हूँ, तुम हो। आयशा, बोलो, क्या तीसरी दीदी गद्दार है? आयशा, तुम क्यों नहीं बोल रही? आयशा ने रिया की अनदेखी की। वह ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी, भौहें सिकोड़कर सोच में डूबी थी। रिया संदेह से उसके पास गई और आयशा के कंधे पर थपथपाया। तुम क्या सोच रही हो? हो। आयशा होश में आए, उसने रिया को देखा। उसने गंभीरता से कहा, चौथी चचेरी बहन, कुछ गड़बड़ है। गड़बड़? तीसरी दीदी जैसे गद्दार के साथ क्या सही हो सकता है? रिया उदास हो गई। खुशी ने आंखें मटकाईं। वह रिया से बहस करने की जहमत नहीं उठाना चाहती थी। भागने की बात मैं सोच रही थी, आंटी हमारे पीछे कैसे प्रकट हो गई? इसमें क्या है? यह एक संयोग है। रिया ने कंधे उचकाए। उसे बिल्कुल नहीं समझ आया कि आयशा का क्या मतलब था। आयशा बहुत निराश थी। चौथी चचेरी बहन, क्या हम अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं? जरा सोचो, हम किसकी बात सुन रहे थे? तुम तीसरी दीदी की तरह बेवकूफाना सवाल क्यों पूछ रही हो? हम साहिल और माँ की बात नहीं सुन रहे थे। रिया ने कहते कहते रुक गई। आयशा ने भौहें उठाईं। समझ आया,
हम सोच रहे थे कि हम साहिल और माँ की बात सुन रहे हैं, लेकिन माँ हमारे पीछे प्रकट हो गई। इसका मतलब है कि कमरे में माँ नहीं थी। हाँ, खुशी ने जवाब दिया। हाँ, आयशा ने सिर हिलाया। तो सवाल यह है, अगर कमरे में आंटी नहीं थी तो वह कौन हो सकता था? और कौन हो सकता है? ये बड़ी दीदी नहीं है तो दूसरी दीदी होगी, खुशी ने बेफिक्री से कहा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। आयशा ने अपनी कलाई उठाई और अपनी घड़ी की ओर इशारा किया। 1.5 घंटा पहले ही बीत चुका है। ये स्पष्ट है कि बड़ी दीदी या दूसरी दीदी, कोई भी हो, हमारे लिए अच्छा नहीं है। चौथी चचेरी बहन, लगता है हमें कुछ करना होगा। रिया ने ये सुनकर नाखुशी जताई। वे बेईमान कैसे हो सकती हैं? हमने तय किया था कि 1.5 घंटे अलग अलग, हम तीनों के लिए 1 घंटा। नहीं, मुझे उनके पास जाना होगा। ये कहकर रिया प्रिया और अनन्या से बहस करने के लिए बाहर जाने लगी। लेकिन उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, वह अपने आप खुल गया। प्रिया दरवाजे पर खड़ी थी। रिया, तुम इतनी नाराज़ क्यों हो? क्या करने की योजना बना रही हो? प्रिया ने गुस्साई रिया को देखा और मुस्कुराए। तुम मुझे बताओ कि मैं क्यों नाराज़ हूँ? दूसरी दीदी, तुम और बड़ी दीदी बहुत बेईमान हो। अच्छी बात थी, तुमने अपना मन कैसे बदल लिया? तुम्हें दोष देना चाहिए, रिया ने गुस्से से कहा। हाँ, क्या हम बेईमान होना चाहते हैं? प्रिया ने हंसते हुए कहा। रिया को देखते हुए, तुम अभी भी मान नहीं रही हो। ठीक है, तो तुम बताओ, साहिल के कमरे में कौन है? रिया ने प्रिया को घूरते हुए पूछा। मैं? तो क्या हुआ? प्रिया ने बहुत स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। बस स्वीकार कर लो, हमने कहा था कि 1 घंटे के लिए अकेले, और तुम अब ओवरटाइम कर रही हो। क्या ये बेईमानी नहीं है? प्रिया ने ये सुनकर मुस्कुराया। रिया, तुम्हारा तर्क गलत है। मेरे और बड़ी दीदी के लिए 1 घंटे अकेले, कुल मिलाकर 3 घंटे होते हैं। तुम समय गिनो, क्या हमने 3 घंटे से ज़्यादा समय लिया है? खुशी ने पास से कहा। नहीं, अभी भी 20 मिनट बाकी हैं। सही, हमारे पास अभी भी 20 मिनट बचे हैं। तुम कैसे कह सकती हो कि हम बेईमान हैं? प्रिया ने रिया को मुस्कुराते हुए देखा। वह बात नहीं थी। रिया ने दांत पीसते हुए कहा। हमें बारी बारी से करना चाहिए था, और जब हमारा समय पूरा हो गया तब तुम्हारा। यह उचित है। उचित? प्रिया ने भौहें उठाईं। तो जब माँ साहिल से बात कर रही थी, तुम छिपकर सुनने चली गईं। क्या इसे भी उचित कहते हो? रिया प्रिया की बात से चुप हो गई। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने तुरंत जवाब दिया, जब हमने शर्त लगाई थी तब हमने नहीं कहा था कि छिपकर सुनना मना है। तो जब हमने शर्त लगाई थी तब हमने ये भी नहीं कहा था कि दोनों पक्षों को बारी बारी से करना होगा, प्रिया ने कहा। दूसरी दीदी? रिया वाकई चुप हो गई और कुछ बोल नहीं पाए। पास में खड़ी खुशी और आयशा ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने कड़वाहट दिखाए। पूरी तरह हार गई। खुशी ने आयशा के कान के पास जाकर फुसफुसाया। आयशा, क्या तुम्हें लगता है कि रिया के साथ रहने का कोई भविष्य है? भविष्य अंधकार में है। आयशा ने सांस छोड़ते हुए सिर हिलाया। मुझे लगता है हमें भी शिविर बदल लेना चाहिए। मुझे अब लगता है कि बड़ी दीदी और दूसरी दीदी हमें बहुत नुकसान पहुंचाएंगी, खुशी ने सुझाव दिया। मुझे भी ऐसा लगता है। आयशा और खुशी दोनों को लगा कि रिया, इस वैद्य कमांडर के साथ कोई भविष्य नहीं था। तुम दोनों चुप रहो। रिया इतनी गुस्से में थी कि वह पहले ही प्रिया से चुप कर दी गई थी, और अब ये दोनों आत्मसमर्पण की बात कर रहे थे। कोई आश्चर्य नहीं कि वह गुस्सा थी। प्रिया ने लाल चेहरे वाली रिया को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जब समय आए तो इतनी जल्दी मत करो। इतना गुस्सा मत हो, मैं यहाँ तुम्हें सूचित करने आई हूँ कि तुम अब जा सकती हो। रिया, बुरा मत मानो, मैं और बड़ी दीदी एक साथ हैं। क्या तुम खुशी और आयशा के साथ नहीं हो सकती? नतीजा वही है। रिया ने थोड़ा सोचा। ये भी सही था। ठीक है, इस बार को भूल जाओ। साहिल का कमरा अब खाली है, क्या मैं जा सकती हूँ? मैं वाकई डर गई हूँ। चिंता मत करो, इस बार मैं गारंटी देती हूँ कि कोई है। लेकिन तुम नहीं जा सकती। प्रिया ने खुशी को देखा। इस बार पहले खुशी को जाना है। क्यों? रिया ने प्रिया को संदेह से देखा। प्रिया ने हल्के से मुस्कुराया, क्योंकि मेरे पास तुम्हें एक राज बताने के लिए है। ये साहिल के बारे में है। क्या तुम सुनना चाहती हो? साहिल के बारे में? रिया ने भौहें उठाईं, रुचि दिखाते हुए। दूसरी दीदी, क्या बात है, जल्दी बताओ। प्रिया ने कुछ नहीं कहा और बगल में खुशी को देखा। रिया तुरंत समझ गई और जल्दी से कहा, तीसरी दीदी, इस बार तुम जाओ, मैं बाद में जाऊंगी। मैं? खुशी ने सिर हिलाया। मैं नहीं जा रही, मैं दूसरी दीदी से राज सुनना चाहती हूँ। यह मेरे बारे में राज है। तुम क्या सुन रही हो? दूसरी दीदी ने कहा कि यह साहिल के बारे में है। मैं सुनना चाहती हूँ, खुशी ने मुंह बनाकर कहा। तुम झगड़ा बंद करो, प्रिया ने रोक दिया। प्रिया खुशी के पास गई। उसने धीरे से कहा, खुशी, साहिल ने अभी तुम्हारा जिक्र किया। वह अभी भी तुम्हारे पैरों पर दाग के इलाज के बारे में सोच रहा है। अगर तुम नहीं जाओगी तो वह सो जाएगा। तुम उसे देखना चाहती हो तो तुम्हें कल तक इंतजार करना होगा। खुशी ने ये सुनकर आंखें फाड़ दी। क्या साहिल ने वाकई ऐसा कहा? बिल्कुल।
क्या दूसरी दीदी तुमसे झूठ बोलेगी? प्रिया ने अपनी खूबसूरत आंखें झपकाईं। खुशी ने थोड़ा सोचा। आयशा ने अभी जिक्र किया था कि साहिल शायद उसके बारे में बात कर रहा था। क्या वह यही बात थी? वह 2 कदम में दरवाजे तक पहुंच गई और थोड़ी देर बाद साहिल बिस्तर पर लेटा हुआ शर्मिंदगी से इंतजार कर रहा था। साहिल ने सिस्टम चालू किया। उपहार पैक देखे। वाह, इस बार तो बम्पर फसल है। वास्तव में 8 उपहार पैक हैं और मैं निशु जी को संश्लेषित कर सकता हूं। डिंग। होस्ट को याद दिलाएं, 8 उपहार पैक को एक साथ संश्लेषित किया जा सकता है। संश्लेषित उपहार पैक का न्यूनतम स्तर 6 घंटे का डीलक्स उपहार पैक है और अधिकतम 24 घंटे का सुपर उपहार पैक है। क्या 8 उपहार पैक का उपयोग करके संश्लेषण करना है? साहिल ने सुना कि वह 24 घंटे का सुपर उपहार पैक संश्लेषित कर सकता है। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। 8 उपहार पैक के साथ संश्लेषण करना आसान है। संश्लेषण हो रहा है। N1 अध्याय 71 तीसरी दीदी के पैर सिर्फ तुम्हारे लिए देखने को। 8 उपहार पैक संश्लेषित हो गए। साहिल के दिमाग में एक शानदार सुनहरी रोशनी चमकी और कुछ सेकंड बाद सुनहरी रोशनी फट गई। एक चमकदार सुनहरा उपहार पैक प्रकट हुआ। डिंग। होस्ट को बधाई, 24 घंटे का सुपर सुप्रीम लग्जरी पैकेज प्राप्त हुआ। ये वाकई निकल आया। साहिल की आंखें फट गईं। उसका चेहरा उत्साह से भरा था। इससे पहले उसने 12 घंटे के डायमंड उपहार पैक से एक मनोरंजन कंपनी खोली थी। 3 स्तरीय सुपर सुप्रीम उपहार पैक में पुरस्कार निश्चित रूप से और भी प्रचुर होंगे। क्या होस्ट सुपर सुप्रीम लग्जरी पैकेज खोलना चाहता है? साहिल इंतजार नहीं कर सका। बधाई हो, होस्ट को 10 स्टार होटल प्राप्त हुए, उच्चतम 5 सितारा, न्यूनतम 3 सितारा। डिंग। बधाई हो, होस्ट को मुंबई के विहार एनक्लेव में भूखंड नंबर 68 प्राप्त हुआ। डिंग। बधाई हो, होस्ट को 100 मिलियन रुपये प्राप्त हुए। डिंग। बधाई हो, होस्ट को रसोई का देवता कौशल प्राप्त हुआ। डिंग। बधाई हो, होस्ट को शीर्ष स्तर का युद्ध कौशल प्राप्त हुआ। डिंग। बधाई हो, होस्ट को गेम महारत कौशल प्राप्त हुआ। पुरस्कार एक एक करके साहिल के दिमाग में उभरे और साहिल का शुरुआती झटका आनंद में बदल गया। ये 24 घंटे का सुपर सुप्रीम लग्जरी उपहार पैकेज वाकई शक्तिशाली था। 3 भौतिक पुरस्कार और 4 कौशल। 10 स्टार होटल, एक 5 सितारा होटल, 4 सितारा, 5 3 सितारा। मुंबई के सभी स्टार रेटेड होटल मेरे कब्जे में हैं। एक भूखंड भी मुंबई में, जहां जमीन सोने के भाव है। इस भूखंड की कीमत कितनी होगी? यहां तक कि अमीर लोग भी इसे नहीं खरीद सकते। 200 मिलियन रुपये नकद, ठीक है, जेब खर्च। हाँ, यह अलग तरह का एहसास है। कौन 100 मिलियन को जेब खर्च की तरह मानता है? वह कार चाहता है। उसके पास लग्जरी मोटर्स शोरूम है। वह कमरा चाहता है, रीगल हॉस्पिटैलिटी ग्रुप। अगर वह चाहे तो 2 दिन मछली पकड़ने में एक कमरे में। शायद 1 साल में 10 स्टार होटलों के सभी कमरों में रहना भी पूरा नहीं होगा। साहिल, तुम्हारा मजा, क्या तुम आराम कर रहे हो? खुशी की आवाज़ ने साहिल को चौंका दिया। मैं अभी तक नहीं सोया। साहिल बिस्तर से कूद पड़ा और खुशी की ओर मुड़ा। उसके चेहरे पर उदासी थी। साहिल ने खुशी की आंखों को देखा। आज खुशी की आंखें चमक रही थीं। उसने एक टाइट फिटिंग, छोटी बाजू की पिकाचू फिगर वाली सफ़ेद टी शर्ट पहनी थी, जिसमें बीच में एक उभरता हुआ सी था। इस केस में खुशी की मोटापे ने उसे और भी प्यारी बना दिया था। बेशक चमड़े की मिट्टी ने खुशी की प्यारीपन को और बढ़ाया, क्योंकि उसने गर्म शॉर्ट्स और 2 पतली पोशाकें पहनी थीं। साहिल ने खुशी को देखा। मुझे आश्चर्य है कि तुमने शॉर्ट्स पहने हैं। तुमने जैसे ही कहा कि तुम मुझे छुटकारा दिलाना चाहते हो, दूसरी दीदी ने कहा कि यह ठीक है। मैंने शॉर्ट्स उतार दिए, खुशी ने अपने पैरों को ढकते हुए कहा, हल्के से मुस्कुराई, और जब उसने साहिल को देखा, उसने अपने हाथ हटा लिए। साहिल ने खुशी के हाथों को व्यर्थ में तैरते देखा। वह अभी भी क्यों ढक रही थी? खुशी ने घबराहट में अपने चेहरे को मोड़ा। स्पष्ट रूप से देखो, तुम क्यों बच रही हो? साहिल ने मुस्कुराया। मैं कैसे बच सकती हूँ? तीसरी दीदी के पैर हैं, साहिल ने कहा। पहले मैं रुक नहीं सका। सबसे सुंदर जो भी है, उसकी खूबसूरत आंखें चमक रही थीं। क्या खुशी ने सुना सच था? हाँ, साहिल ने दाग को देखा और कहा, यह कोई बात नहीं, मुझे यकीन है इसे ठीक कर दूंगा। इसके बाद तुम्हारे पैर सबसे सुंदर होंगे। जब तक ये दाग हावी है, लोग इसे देखेंगे। सिर्फ तुम्हारे लिए। खुशी ने अपने होंठ काटे। साहिल, तुम मुझे बताओ, जल्दी बताओ। आयशा भी इसमें शामिल है। अब बाकी बचा है। मुझे जल्दी वापस जाना है। प्रिया ने साहिल के बाजू को पकड़ा। प्रिया के चेहरे पर बिजली की तरह रंग था। वह पानी का गिलास पकड़े हुए थी। गिलास का पानी लगभग खत्म हो चुका था। रिया ने साहिल के बारे में कुछ कहा। ये चींटी की तरह है। पानी पीना आग की तरह है। वह पहले ही तुम्हें दे चुकी है। वह पी भी नहीं सकती। रिया ने प्रिया को घूरा और प्रिया ने गिलास नीचे रखा। प्रिया ने सिर खुजलाया। साहिल मेरा छोटा भाई है। रिया ने मुस्कुराते हुए प्रिया को सिखाया। साहिल हमसे छोटा है। स्वाभाविक रूप से तुम्हें उसकी ज़्यादा देखभाल करनी होगी। रिया ने कहा। तुम कब से इतनी परिपक्व हो गई?
प्रिया ने भौहें उठाईं और रिया के माथे पर हल्के से थपकी दी। रिया ने अपने माथे को रगड़ा। दूसरी दीदी, आखिरकार तुम मुझे सिखाने के लिए मुझे बाहर निकाल रही हो। मुझे डर है कि मैं तुम्हें जानती ही नहीं। प्रिया ने हंसते हुए कहा। यहाँ बता रही हूँ, तुम्हें परेशान मत करना। रिया ने कहा। ठीक है, मैंने कर लिया। प्रिया ने रिया को रोका। क्या तुमने अपनी नखरे दिखाने खत्म कर लिए? बड़ी दीदी ने तुम्हें लग्जरी मोटर्स शोरूम खरीदने को कहा था। हो, रिया हैरान रह गई। दूसरी दीदी, क्या तुमने इसे कम नहीं देखा? फिर साहिल के बारे में काम की बात की। यह एक राज है, इसे कैसे छुपाया जा सकता है? रिया ने कहा। तुमने क्या कहा, रिया? प्रिया ने पूछा। मैंने कुछ नहीं कहा। लग्जरी मोटर्स शोरूम के बारे में मैं कुछ दिनों में इसे संभाल लूंगी। अगर बड़ी दीदी को पता चला कि मैंने काम पूरा नहीं किया तो वह मुझे नहीं छोड़ेगी। रिया ने जल्दी से विषय बदल दिया। रिया ने प्रिया को गले लगाया। नहीं, दूसरी दीदी, तुम बहुत घमंडी हो, केवल तुम मुझे बचा सकती हो। मुझे बचा लो, जवाब दो, लेकिन तुम जो चाहो कर सकती हो, बशर्ते तुम, प्रिया ने गंभीरता से कहा। ठीक है, रिया को वाकई डर था कि अनन्या उसे डांटेगी। दूसरी दीदी, मुझे बचा लो। प्रिया ने हंसी छुपाए और गंभीरता से कहा, सच बताओ, क्या साहिल के साथ तुम्हारा कोई और रिश्ता है? अध्याय 72। रिया, तुम बड़ी दीदी से भी ज्यादा मुश्किल हो। दूसरी दीदी, तुम अचानक ये सवाल क्यों पूछ रही हो? मैं इसका जवाब कैसे दूं? रिया ने नहीं सोचा था कि प्रिया इस तरह का सवाल पूछेगी। उसका चेहरा अचानक घबराहट से भर गया, उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी खूबसूरत आंखें बार बार टालमटोल कर रही थीं। जैसे जवाब देना है वैसे दे, सच बोलो। प्रिया ने रिया के चेहरे को देखा। उसके दिमाग में पहले से ही जवाब था। साहिल के साथ मेरा भाई बहन का रिश्ता है। और क्या हो सकता है? रिया ने शांत होने का दिखावा किया, अपनी नज़रें छत की ओर मोड़ते हुए। कोई और रिश्ता नहीं है, बस भाई बहन का रिश्ता। सचमुच? प्रिया खड़ी हो गई। तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। बड़ी दीदी के तुम्हें ढूंढने का इंतजार करो। याद रखना, तुम्हें बड़ी दीदी को सच बताना होगा, वरना तुम समझ ही जाओगी। दूसरी दीदी, मत जाओ। रिया ने प्रिया का हाथ पकड़ लिया। मैंने तुम्हें जवाब दे दिया। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो तुम क्यों जाना चाहती हो? मुझे सच चाहिए। क्या तुम मुझे सच बता रही हो? प्रिया ने रिया को घूरा। रिया ने प्रिया की नज़रों से मिलने की हिम्मत नहीं की। उसने सिर नीचे रखा, अपने नाखूनों को कुरेदते हुए। मैं सच कह रही हूँ। अलविदा। प्रिया ने हाथ हिलाया और चली गई। नहीं, नहीं। रिया ने प्रिया की बांह को कसकर पकड़ लिया। ठीक है, मैं सच कहूंगी। मुझे साहिल के लिए और भावनाएं हैं। अब तुम संतुष्ट हो? वाकई? प्रिया ने अपने दिल में गहरी सांस ली। क्या तुम साहिल की मदद नहीं करोगी? अगर तुमने नहीं की तो भविष्य में बहुत अराजकता होगी। खासकर रिया, अगर उसने साहिल को दूसरों के साथ बहुत करीब देखा तो क्या वह आसमान नहीं तोड़ देगी? दूसरी दीदी बस चाहती थी कि तुम ईमानदार रहो। तुम इतना बड़ा रिएक्शन क्यों दे रही हो? मुंह क्यों बनाया हुआ है? क्या तुम्हें अन्याय हुआ है? प्रिया ने रिया के सिर को छुआ और कहा। रिया ने मुंह बनाया। दूसरी दीदी, तुम मुझे तंग करती हो। तुमने मुझे ये क्यों कहने को कहा? क्या तुम साहिल को बताने जा रही हो? मूर्ख लड़की, मैं साहिल को क्या बताने जाऊंगी? मैं तुम्हें बंद कर रही हूँ। प्रिया ने रिया का हाथ पकड़ा। बिस्तर के किनारे बैठ गई। क्या तुम अभी भी अन्याय महसूस कर रही हो? रिया, सोचो, बचपन से लेकर अब तक जब तुम मुसीबत में थी तो क्या मैंने तुम्हें रास्ता नहीं बताया कि तुम बच जाओ? अगर मैं नहीं होती तो तुम्हारी छोटी सी नाक अब तक बड़ी हो चुकी होती, और अब ये काम नहीं कर रहा है ना? मुझे बस अन्याय हो रहा है। रिया ने सिर उठाया, प्रिया का चेहरा अच्छा नहीं देखकर। उसने जल्दी से कहा, दूसरी दीदी, मेरा वह मतलब नहीं था, मैं शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ। हाँ, तुम्हें शर्मिंदगी की क्या बात है? किसी को पसंद करना सामान्य है। प्रिया ने मुस्कुराया। दूसरी दीदी, क्या तुम सचमुच मेरे साहिल को पसंद करने के खिलाफ नहीं हो? रिया ने अपनी खूबसूरत आंखें फाड़ दीं। प्रिया को देखते हुए उसकी आंखों में थोड़ी चिंता थी। मैं क्यों खिलाफ होऊंगी? प्रिया ने रिया के सिर को छुआ। तुम्हें कोई पसंद है? मैं तो खुश हूँ। सचमुच? तुम सचमुच खिलाफ नहीं हो? रिया ने उत्साहित होकर पूछा। मैं तुम्हें निश्चित रूप से जवाब देती हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, ये बहुत अच्छा है। रिया खुशी से उछल पड़ी। हाँ, इस बार मेरे 2 कम प्रतियोगी हैं। अरे, प्रिया हैरान रह गई। प्रतियोगी? इस छोटी लड़की ने हम सबको दुश्मन मान लिया। वाह, उसे नहीं पता कि साहिल क्या सोचता है। अगर उसे पता चला तो वह जरूर हट करेगी। ठीक है, सुंदर बनना बंद करो। प्रिया ने रिया को आंखें दिखाईं। मुझे आपत्ति नहीं है। तुम्हें साहिल को तुम्हें पसंद करने के लिए मजबूर करना होगा। साहिल तो मुझे पसंद करता है। क्या उसने तुम्हें अपने प्यार का इजहार किया है? नहीं, उसने पहले कहा था, हम सबसे अच्छे भाई बहन हैं। इसका मतलब है कि वह मुझे पसंद करता है। रिया ने प्यारी मुस्कान के साथ कहा। प्रिया ने बेबसी से अपने माथे पर हाथ मारा। उछलना बंद करो, इधर आओ। मैं तुमसे पूछती हूँ,
रिया, क्या तुम्हें पता है कि किसी को पसंद करना कैसा होता है? बिल्कुल पता है। रिया प्रिया के पास वापस बैठ गई। किसी को पसंद करना, बस दो लोग एक साथ खुश रहते हैं। साहिल और मैं, हम एक साथ बहुत खुश हैं। हाय, प्रिया ने हल्के से सांस छोड़ी। तुम्हारा विचार बहुत सरल है। रिया, दूसरी दीदी तुम्हें बताती है कि किसी को पसंद करना सिर्फ खुश रहना नहीं है। तुम्हें उसकी पसंद को प्यार करना होगा। जब वह दुखी हो, तुम्हें उसके साथ रोना होगा। जब वह खुश हो, तुम्हें उसके साथ हंसना होगा। तुम्हें उसके साथ सभी मुश्किलों का सामना करना होगा। उतार चढ़ाव से गुजरने के बाद ही तुम सच्चा परिणाम पा सकती हो। समझी? रिया ने भौहें से कुड़ी। दूसरी दीदी, तुम जो बात कर रही हो वह बहुत जटिल है। मुझे नहीं समझ आता कि दुख और प्यार क्या है। यह नहीं समझती तुम 20 साल कैसे जीवित रही। प्रिया ने बेबसी से कहा, उदाहरण के लिए, क्या तुम्हें ड्रामा देखना पसंद नहीं है? बस टीवी ड्रामों की उन प्रेम कहानियों के बारे में सोचो, तुम समझ जाओगी। टीवी सीरियल की प्रेम कहानी। रिया ने एक पल के लिए सोचा और फिर हंस पड़ी। तो फिर कोई समस्या नहीं है? क्या मतलब कोई समस्या नहीं? टीवी सीरियल की प्रेम कहानियां सभी पैसे की वजह से टकराव में आती हैं और हमारे परिवार में पैसे की कमी नहीं है, तो मुझे साहिल के साथ कोई समस्या नहीं होगी। रिया ने बहुत मासूमियत से जवाब दिया। प्रिया वाकई रिया के लिए कुछ बोल नहीं पाए। ठीक है, मैं मानती हूं कि मैंने तुम्हें कम आंका। रिया, एक हद तक तुम बड़ी दीदी से भी ज़्यादा मुश्किल हो। साहिल, दूसरी दीदी शायद तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगी अगर उसने गलती की। साहिल ने बिना किसी चेतावनी के 3 चीखें मारीं। क्या हुआ साहिल, क्या तुम्हें असहज लग रहा है? बिस्तर पर लेटी खुशी ने सिर घुमाकर साहिल को देखा। उसकी खूबसूरत आंखें चिंता से चमक रही थी। कुछ नहीं। साहिल ने अपनी नाक पोंछी। लगता है कोई मेरे बारे में बात कर रहा है। कोई तुम्हारे बारे में बात कर रहा है। खुशी ने कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाया, फिर वो मुस्कुराई और बोली, क्या वो तुम्हें पसंद करने वाला व्यक्ति है जो तुम्हारे बारे में बात कर रहा है? हाँ, तीसरी दीदी, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। मुझे कौन पसंद कर सकता है? साहिल ने हंसते हुए कहा। क्यों नहीं? खुशी ने गंभीरता से कहा। मेरा भाई इतना अच्छा है। अगर यह खबर बाहर गई तो हमारे घर की देहरी खूबसूरत लड़कियों से कुचल जाएगी। आज का कहानी का सफ़र यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए कारनामों के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना न भूले।